मोदी 3.0 की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी के स्पोक पर्सन इस वक्त जुड़े हुए। खास मेहमान राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे खास मेहमान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगर कुछ तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आ रही हो तो वो भी दर्शकों को दिखाइएगा। लेकिन राहुल लाल से आपसे शुरुआत कर रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई कि इस बार 150 सीटें नहीं आएंगी, 120 सीटें नहीं आएंगी, 180 सीटें नहीं आएंगी। लेकिन अब एक बिग पिक्चर नजर आ रही है। लगभग 300 के करीब एनडीए पहुंच गई। मोदी की हैट्रिक वाली शपथ देश के सियासी इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा, जिसमें आज हम मोदी 3.0 टीम की चर्चा करेंगे। कौन कौन से चेहरे हैं, किस किस दल को कितनी भागीदारी मिलेगी, कौन खुश हुआ है, कौन नाराज है, मोदी की टीम में नए चेहरों की भाव भंगिमाएं क्या हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगी और साथ ही मेरी सहयोगी मेरे साथ नैना भी मौजूद है। नैना, स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक, जिस तरह से आप सबका हिसाब करते हैं, मुझे लग रहा है कि आज मंत्रिमंडल की तस्वीर एक नजर आने वाली है। अब से कुछ देर के बाद में आने वाले वक्त में आखिर उसका हिसाब किताब क्या होगा वो आगे हम जल्दी से अपने दर्शकों को बताएंगे। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण अब से कुछ देर के बाद में होगा और ये कहा जाए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रायसेना हिल्स की भव्य सजावट देश की लोकतंत्र की ताकत क्या एहसास करवाती है। शाम 7:15 बजे का वक्त होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कई और मंत्री भी इस दौरान उनकी टीम में जो उसका हिस्सा बनेंगे वो अपने साथी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नई सरकार के चेहरों में आखिर कौन कौन शामिल होगा उनसे हम आपको वाकिफ तो कराएंगे, साथ ही मेहमानों के साथ चर्चा का दौर भी जारी रखेंगे। तमाम जो बड़ी तस्वीरें, बड़ी खबरें बताएं और अब से कुछ देर के बाद में शपथ ग्रहण समारोह होगा लगभग 7:15 बजे। बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी लेंगे शपथ। थोड़ी देर में पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 60 से ज्यादा मंत्री भी शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन में। जो समारोह है वो शुरू हो गया है, मेहमान आने लग गए हैं। एस जयशंकर को हम देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। आप भी देखिए, अलग अलग मेहमान वहां पर लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी, मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 8000 से ज़्यादा यहाँ पर खास मेहमान जो हैं वो हैं वीवीआईपी से लेकर उन लोगों को भी आमंत्रित यहाँ पर किया गया है जिनकी भूमिका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में रही। उन श्रमिकों को भी और कुछ लाभार्थियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। अब आपको तस्वीरें हम दिखा रखे हैं। यहाँ पर एस जयशंकर तो मौजूद हैं, इसके साथ ही वो तमाम एनडीए के सांसद भी यहाँ पर पहुँच रखे हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में जीते भी और खासतौर से जो जीत दर्ज नहीं कर पाए उनकी भी मौजूदगी आज इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखने को मिलने वाली है। ना सिर्फ उन सांसदों की बल्कि आज बड़ा मंत्रिमंडल का एक अलग स्वरूप नजर आएगा। आखिर टीम मोदी कौन सी रहने वाली है, वो तमाम संभावित नाम लगातार इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों तक तो पहुंचाता रहा है। लेकिन विवेक, बेहद दिलचस्प होगा इस बार, क्योंकि बार बार चर्चा यही हो रही थी कि आखिर इस बार टीम मोदी में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। कई लोग ऐसे भी नजर आते हैं जो पुरानी टीम में शामिल थे और कई नए चेहरे भी टीम मोदी में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, लगभग नाम जो है वो क्लियर हो गए हैं। 63 मंत्री जो है वो सांसद, 63 जो सांसद है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि एनसीपी चीफ ने कहा है कि हमें राज्य मंत्री पद स्वीकार नहीं है, हमने कैबिनेट की मांग की थी। ये इस तरह के रिएक्शंस आए हैं। इसके अलावा संभावित मंत्रियों की सूची अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाते नहीं हैं, जिसमें एक बड़ी बड़ी जीत लेकर आए हुए नेताओं के नाम भी, जैसे शिवराज सिंह चौहान 8.25 लाख वोट से उन्होंने अपनी सीट जीती, वो इस बार मोदी कैबिनेट में नजर आएंगे। तो एक थोड़ी सी बदली हुई तस्वीर होगी पिछले 2 कैबिनेट के जगह। और हमारे साथ में लगातार इन तस्वीरों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ में है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी भी हमारे साथ में है। प्रेम कुमार जी, आप ही से शुरू करना चाहेंगे। आज का दिन आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है, खासतौर से अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, कितना खास और कितना अलग रहने वाला है ये? देखिए नैना जी, लोकतंत्र की जो स्थापित परंपराएं हैं जिसके कारण लोकतंत्र बना रहे, आगे बढ़े, मजबूत हो, हम सबकी कामना रहती है, उसका एक विशेष उत्सव है शपथ ग्रहण। और इस शपथ ग्रहण को हमें उसी रूप में लेना चाहिए
उससे पहले तमाम चीज़ें होती हैं, घटक दल को समायोजित करके एक गठबंधन सरकार बनती है। वो कोशिश दिख भी रही है, उसमें कुछ मान मनोबल भी होना है, कुछ अनिश्चितताएं भी हैं। इसके बावजूद भी मोटे तौर पर शपथ ग्रहण के लिए तैयारी हो चुकी है और हम शुभकामना रखते हैं कि ये जो सरकार है वो अपने पूरे जनादेश के अनुरूप जनता के लिए काम करे। नहीं, लेकिन ये तो मनाना रूठना गठबंधन में तो नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दो सीटों के लिए या फिर एक दो मंत्रालयों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, पिछले 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के रहे, उसमें ऐसी परिस्थितियां नहीं रही। इस बार कुछ बातें तो स्पष्ट हैं कि संसद में जितनी समितियां बनती हैं, उप समितियां बनती हैं या नेता प्रतिपक्ष होता है, इन सब में भी इस बार एकोमोडेशन होगा, घटक दलों का, विपक्ष का भी और एनडीए के घटक दलों का भी। और इसके अलावा एनडीए में भी कई, जैसे प्रफुल्ल पटेल का ही मसला है, तो उनकी पार्टी को चूंकि 1 सीट मिली है तो लॉजिकली वो एमओएस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिनको एमओएस देना है वो कैबिनेट रह चुके हैं, वो एमओएस ले नहीं सकते हैं। तो इस तरह की दिक्कत तो होगी ही। इसी तरह से जेडीयू का होता है कि जेडीयू चाहती है कि बिहार में बीजेपी को और हमको दोनों को बराबर सीटें हैं, तो जितना बर्थ बिहार में बीजेपी ले उतना हमको भी मिलना चाहिए। इसी बात पर तो उन्होंने पिछली सरकार में कोई मंत्री पद नहीं इस बार लिया जो था। फॉर्मूला तैयार किया गया वो 4 सांसद पर एक कैबिनेट तैयार किया गया है, जो अभी तक की जानकारी मिली है। तो अगर 12 सांसद हैं जेडीयू के तो 3 कैबिनेट शायद उनको दिए जा सकते हैं, कुछ इस तरह की खबरें हैं। देखिए, ये इस फार्मूला की पहले भी बात हुई थी जी। लेकिन पहले क्या था कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिनके लिए बीजेपी ने अपनी 5 सीटें छोड़कर उनसे गठबंधन किया था। तो वहाँ आंकड़ों का मसला नहीं था, कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी से 5 सीटें छोड़कर करे तो एक वजन बराबर वाली हो जाती है। प्रेम कुमार जी, एक बार ये तस्वीर दिखाते रहते हैं। देखिए जरा, पीएम मोदी आज जब शपथ ग्रहण करेंगे उसके पहले यहाँ पर जो तैयारियां हैं, यहाँ पे हर बार नरेंद्र मोदी अपनी मां को जरूर याद करते हैं। हाल ही में भी जब शपथ लेने के पहले या जीत के बाद का जो उनकी एक तस्वीर आई थी, अभी भी देखिए यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो तस्वीर लेकर पहुंचे हैं, उत्साह दिखाते हुए, उनके प्रति अपना प्रेम समर्पण दिखाते हुए ये तस्वीरें लगातार जो है वो सामने आती रही हैं। कई बार उनकी रैलियों में भी उनके जो समर्थक हैं उनकी माता जी के साथ में उनकी तस्वीर को उनकी पेंटिंग के रूप में उन्हें ये कहा जाए कि गिफ्ट भी किया है, और किस तरह से उनका लगाव है। और विवेक, हर बार, अभी हाल ही में काफी भावुक भी हुए थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा मौका है जब मेरी माँ मेरे साथ में नहीं है। जीत तो दर्ज की, लेकिन वो भावुक हुए थे। और देखिए, वही भाव का एक अलग तस्वीर जो है इन तस्वीरों के साथ में नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं आप। और हमारे साथ जो ऋषि मिश्रा हैं वो भी जुड़ गए, स्क्रीन पर देख सकते हैं उनको। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ मालवीय हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अकुश श्रीवास्तव थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, संपादक नवोदय टाइम्स। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त हम ऋषि मिश्रा जी का। ऋषि मिश्रा जी, एक महत्वपूर्ण पल है अगर हम भारतीय राजनीति के इतिहास से भी देखें। बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री वो कारनामा करने जा रहे हैं जिसको शायद अभी तक सिर्फ 1-2 नेताओं ने ही वो कैरिज्मेटिक जो है रिजल्ट वो दे पाए या फिर उसको जनता के सामने ला पाए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। ऋषि जी। बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूँ। यदि पंडित नेहरू के बाद यदि आप देखें तो नरेंद्र मोदी दूसरे वो नेता होंगे। एक में आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक में रुक जाइए। जी जी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नीति हमारे साथ लगातार बने हुए। नीति, आप क्या कहेंगी? तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्या इस बार गठबंधन की चुनौती रहेगी, या आप तस्वीरें देखती हैं इस बार मोदी कैबिनेट की तस्वीर थोड़ी सी बदली नजर आएगी? देखिए, मोदी जी की अगर मैं राजनीतिक जीवन को देखूं तो 3 टर्म गुजरात के सीएम सक्सेसफुल उन्होंने निभाया, और उसके बाद मेरी आवाज़ विवेक जी इको हो रही है तो थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। और उसके बाद अब ये जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आज एक तरीके से रिकॉर्ड बन रहा है कि तीसरी बार वो पीएम पद की शपथ लेंगे। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार गठबंधन के साथ रही, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने इन सहयोगी दलों के साथ काम नहीं किया है। पूर्ण बहुमत के बाद भी 2014 और 2019 के अपनी
गठबंधन में उन्होंने एनडीए के सारे घटक दल को साथ लेके ही सरकार चलाई है आज तक। 10 साल का उनका बहुत ही एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रहा है और मैं समझती हूँ बहुत सूझबूझ वाली सरकार है और ये आने वाला समय रहेगा, आने वाले 5 साल एनडीए की जो एक विकसित भारत का संकल्प है और 2047 तक का विजन लेके जो मोदी जी आगे चल रहे हैं, निश्चित रूप से चुनौतियां रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करने का उनके पास अनुभव बहुत अच्छा है और मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ इन चुनावों में बहुत अच्छी देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है, जो एक अच्छे लोकतंत्र का एक चित्र जरूर बना है। बिल्कुल, लेकिन इसके पहले थोड़ा एनसीपी की तरफ से भी अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, हालांकि वो उनकी वो नाराजगी को कैसे दूर करते ये जरूर कहा जाएगा। सौरभ जी का भी रुख करूं, लेकिन उसके पहले ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कर रहे थे। ऋषि जी आपकी बाद ये दूसरे पर जी जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को एज ए मुख्यमंत्री और एज ए प्रधानमंत्री, यदि मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखें और 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखें, तो कोalition सरकार चलाने का अनुभव नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स होता है कोalition सरकार में, हर रीजनल पार्टी की अपनी एजेंडा होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, टीडीपी का कल नायडू साहब के बेटे का बयान आया है कि जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन ओबीसी कोटा में दिया जा रहा है वो कंटिन्यू करेंगे। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे मतांतर हो सकता है। तो 14 और 19 वाली जो फ्री हैंड मोदी को मिला हुआ था, वो इस बार मुझे नहीं दिख रहा। प्रेशर पॉलिटिक्स। चलिए, इसका जवाब सौरभ जी से ले लेते हैं। सौरभ जी, आप ऑथर भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आप कितने इत्तेफाक रखते हैं ऋषि मिश्रा जी की इस बात से? आपको लग रहा है कि आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि घटक दलों के साथ गठबंधन वाली सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, ऐसा कहना है ऋषि जी का? नैना जी, भारत की राजनीति में गठबंधन की परिभाषा को सिद्ध किया था अटल बिहारी वाजपेयी, और भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को 2 से 200 और 200 से 300 और फिर एक बार प्रचंड बहुमत में आने का एक अवसर है। ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर सफलतम विकास के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे 2 बार। 2014 में वही चेहरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर चर्चा के लिए कि ऐसा चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री का चेहरा तय करके, डिक्लेयर करके 2014 में मोदी आए, 2019 में मोदी आए और 2024 में मोदी आए। इन तीनों चुनाव में विपक्ष के पास चेहरा नहीं था, गठबंधन जरूर था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मोदी की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है और सक्सेसफुल, सफलतम प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरे के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो गठबंधन धर्म को बेहतर समझने का एक तजुर्बा, एक अनुभव और गठबंधन धर्म को राष्ट्र धर्म से जोड़ के चलाने का उनके भाषण में यह बात आ जाना, मुझे लगता है कि मोदी की ये उदार मन, उदार बात है। एक और चीज नैना जी जो महत्वपूर्ण है, 2019 में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में प्रचंड बहुमत होने के बाद भी गठबंधन को साथ में लिया। उत्तर प्रदेश के ही बाकी दलों को जरूरत बहुत नहीं थी, फिर भी उन्होंने मंत्रालय दिया। बिहार में फिर भी मंत्रालय दिया। ये बड़ी बात है, ये जानना चाहिए, ये हमें मानना चाहिए। मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा सर, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, उसका रुख लेते हैं। शपथ ग्रहण से पहले बोले ललन सिंह, हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा है, मंत्री पद देना पीएम का अधिकार है। ललन सिंह ने स्टैंड क्लियर किया है, जेडीयू ने स्टैंड क्लियर किया है। शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू ने कहा है हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा है, हमने कोई मंत्री पद की डिमांड नहीं की है, मंत्री पद देना पीएम का अधिकार है। ये प्रधानमंत्री जी और हम सबों के पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताया है और उस भरोसे पर पूरे तौर पर खरा उतरने का प्रयास होगा। तो जो रेल मंत्रालय की मांग थी, आपको लगता है उस पर कोई मांग हम लोगों ने नहीं रखी है, किसी मंत्रालय की मांग नहीं रखी है। ये कहाँ से खबर आई हमको ही नहीं समझ में आता। कोई किसी मंत्रालय की मांग हम लोगों की तरफ से नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको कौन सा विभाग, किसको किस विभाग के लिए उपयुक्त समझते हैं। तो इस पर ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी बोलिए। विवेक जी, 2 बातें हैं। आप भी देश के जाने माने पत्रकार हैं, प्रेम भाई भी यहाँ बैठे हैं। कोई भी सहयोगी दल ये
ऑन कैमरा ये थोड़ी बोलता है कि हम ये इन शर्तों के साथ सरकार में जा रहे हैं या इन शर्तों के साथ समर्थन दे रहे हैं। ये प्रोटोकॉल होता है, नंबर 1। नंबर 2, ललन सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं। लवली आनंद के हस्बैंड जो आनंद मोहन ने ही मांग किया है कि रेल विभाग जेडीयू को मिलना चाहिए। रेल विभाग हमेशा से जेडीयू बिहार के कोटे में रहा है। दूसरी बात, ये कंफर्म कर रहा हूं मैं आपको अपने सोर्सों के आधार पे, नीतीश कुमार यानी जेडीयू को रेल विभाग दिया जा रहा है। ये जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से जो खबर आ रही है, सोर्सों के आधार पे मैं बता रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विवेक जी, आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि 4 एमपी पे 1 मंत्री बनाए जाने की बात थी, उस हिसाब से तो नीतीश कुमार को झटका लगा है, उस हिसाब से टीडीपी को झटका लगा है। पवन कल्याण जो हैं वो गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं और अजित पवार का रुख आपने देख ही लिया। तो शुरुआती मुझे लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्शन है एनडीए गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है। ठीक है, जल्दी से अंजनी के पास चलते हैं और अंजनी से जानते हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालचाल है। अंजनी, ओवर टू यू, बताइए क्या हालचाल देख पा रहे हैं आज दिल्ली की सड़कों पर, पार्लियामेंट के पास और राष्ट्रपति भवन के पास। विवेक, ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट जाम लगा हुआ है। तस्वीर आप दिखाइए, कैमरामैन शेर आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से देखिए संसद भवन के अंदर तमाम जो मेहमान पहुंचे हैं और इसके वजह से देखिए किस तरीके से ये देखिए काफिला लगातार जो है यहाँ से रवाना हो रहा है और बस कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी अंदर पहुंचने वाले हैं। कुछ भी वीआईपी जो चेहरे हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे जो अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये वो नए संसद भवन के पास मैं खड़ा हूँ, वहां के आगे आप देखेंगे तो तमाम जी अंजनी, देखिए अब ये 2 तस्वीरें हैं, एक राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीर और एक बाहर की तस्वीर। हालांकि आज इस पूरे इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, ट्रैफिक को लेकर रूट जगह जगह डाइवर्ट किए गए हैं। हालांकि अभी भी फिलहाल इस जगह पर ट्रैफिक नजर आता है। दूसरी तरफ मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो तेजी से जारी है और बार बार यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की तो शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके साथ में आके टीम मोदी में कौन कौन शामिल रहने वाला है। मैं सौरभ जी से एक बार इसका रिएक्शन भी लेना चाहूंगी। सौरभ जी, खासतौर से कहा जा रहा था कि जिसका परफॉर्मेंस, जिस राज्य का परफॉर्मेंस इस बार बेहतर है उसको ज्यादा तवज्जो जरूर दी जाएगी और इस बार मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी एक अलग भूमिका यहाँ पर नजर आ सकती है। आपको लग रहा है कि कोई शॉकिंग प्रोफाइल या कुछ उस वे में एक तस्वीर देखने को मिल सकती है? निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान इस पूरे चुनाव में 2024 में मोदी सरकार के लिए बहुत लकी साबित हुए हैं। उन्होंने पूरे के पूरे सांसदों की माला पहनाने की बात की थी और पूरी सीट पर उन्होंने ऐसा ही किया है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें तो संभावनाएं देखी जा रही थी कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी स्थिति बनती है तो शिवराज सिंह चौहान पार्टी में केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का कद पद दोनों बढ़ेगा और बढ़ा है। एक सफलतम मुख्यमंत्री लंबे समय तक, ऊपर से संगठन की इतनी समझ, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहने वाले, तो कुल मिलाके शिवराज सिंह चौहान के कद पद की बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। जी ऋषि जी, हर बात पर आप मुस्कुराते हैं, बताइए हर बार कुछ भी कोई भी कोई जवाब देते हैं आप मुस्कुरा देते हैं, हर बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नहीं, अमित मालवीय जी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट से हमारे मित्र हैं, हम लोगों ने कई बार प्लेटफॉर्म साझा किया है। ये कह रहे हैं कि सफलतम मुख्यमंत्री, जब सफलतम मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान तो रिप्लेस क्यों कर दिए भैया? अरे भाई साहब, उनको केंद्र में लाना रहा होगा, बड़ी जिम्मेदारी देनी रही होगी, संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया भर, पूरे देश भर में काम करने की बात रही होगी। आप लोग हर बात को नेगेटिव लेते कि भाई वहां से हटा दिया, अब वो मध्य प्रदेश से बाहर। बल्कि ऋषि जी, चर्चा तो ये भी थी कि एक ही चेहरे को क्यों रिपीट करना है, अगर वही रिपीटेशन होगा तो पीछे के जो बाकी नेता है उन्हें कब मौका मिलेगा, उन्हें केंद्र की सियासत में लाने की तैयारी। विवेक जी, आपके यहाँ जो सफलतम एंकर होता है वही प्राइम टाइम करता है। अब जिस एंकर का टीआरपी सबसे अधिक हो उसको रिप्लेस करके 0 टीआरपी वाले को नहीं। ऋषि जी, अरे भाई साहब, तो नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, तो जो एंकर ऋषि भाई बढ़िया होता है उसको नेशनल चैनल में प्राइम टाइम दिया जाता है, तो अब वो नेशनल एजेंडे में वो प्राइम टाइम में जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर इसको आप इस तरह से देखेंगे तो इसके मायने भी हैं। विवेक जी, ऋषि जी इस बात को भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, परिवारवाद, एक ही पिता पुत्र माता की पार्टी नहीं है। वो सपा, बसपा और कांग्रेस नहीं है, इसलिए यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है।
ठीक है, मैं इस पर डिबेट आगे बढ़ाऊं, लेकिन थोड़ी देर पहले एक चर्चा चल रही थी जिसमें मैं प्रेम कुमार जी से सवाल लेना चाह रहा था। बार बार ये बात आ रही है प्रेम कुमार जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गठबंधन वाली सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। मुझे अगर मैं पास्ट में जाऊं राजनीतिक इतिहास में, 2001 वो साल था जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के। 1999 से लेकर 2004 तक गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में। तो ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। अगर उस सरकार के दरमियान वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनका भी अनुभव उस एनडीए की सरकार में उस दरमियान रहा होगा। प्रेम कुमार जी देखिए विवेक जी, हम आपकी बात को और अच्छे से बोलें तो 2014 और 2019 सब तो एनडीए की सरकार रही ना, और सब गठबंधन सरकार रही, और उसमें नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भी गठबंधन सरकार है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि बीजेपी को अपने तय बहुमत था और इस बार वो बहुमत नहीं है। गठबंधन तो तब भी था, गठबंधन अब भी है। तब क्या है कि मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे नीतीश कुमार जी ने अपना मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं दिया कि हम नहीं देंगे क्योंकि हमें लगता है कि बराबरी हमें नहीं दी जा रही, तो उनको मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि सरकार की स्थिरता थी। लेकिन आज अगर कोई रूठ जाता है इस किस्म से, तो फिर आप वो लग्जरी नहीं है आपको कि आप छोड़ के चल देंगे, आपको मनाना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस अभी होना बाकी है। तो आपको लग रहा है ये वाला आगे चैलेंज फेस करना पड़ेगा? तो फेस करना पड़ेगा, तो हम ये भी मान के नहीं चलते कि वो फेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फेस करना पड़ेगा, ये तो सिचुएशन है। ये बात कह रहे हैं जी। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषि मिश्रा जी इत्तेफाक रखते होंगे कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब वो वफादारी अधिक दिखाते हैं उसके बाद ही यू टर्न लेते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी में हो या गठबंधन में हो। आपको याद होगा आरसीपी सिंह को लेकर उन्होंने क्या कहा कि अभी यही पार्टी संभालेंगे। ललन सिंह के लिए जब उन्होंने कहा कि यही पार्टी संभालेंगे, ललन सिंह पे कार्रवाई हो गई। ऋषि जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये तस्वीरें भी बस दिखाते चलते हैं जल्दी से। विंडो के साथ में शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण के साथ में मौजूद हैं और आपको ऐसे करते करते तमाम चेहरे भी नजर आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव भी स्क्रीन पे देखे जा सकते हैं और एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके बीजेपी के तमाम दिग्गज, इसके अलावा तमाम मेहमान जिन्हें बुलाया गया आज के इस कार्यक्रम में, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ऋषि मिश्रा के पास चलते हैं, वो अपनी बात पूरी करेंगे। ऋषि मिश्रा, मुझे इस जेस्चर से ऐसा फील हो रहा है, मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि मानो वो दोनों मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के गृह मंत्री से बात कर रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय के साथ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बना हुआ। वित्त मंत्री रही निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव कद्दावर मंत्री रहे, और वो जिस तरीके से शिवराज सिंह की ओर मुखातिब हैं, और दूसरे मंत्री बाद में भी जो आए कैलाश विजयवर्गीय जी, सबके हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत बड़ा पोर्टफोलियो शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाला है। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस जेस्चर की बात कर रहे थे, देखिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह मौजूद हैं, और खासतौर से विवेक अगर मध्य प्रदेश की सियासत में देखते हैं, बहुत बड़ा पद रखते हैं, बड़ा कद रखते हैं कैलाश विजयवर्गीय भी। मालवा से जरूर आते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी खासतौर से संगठन को मजबूत करने के तौर पर रही है, और कहा यह जाता रहा है कि 29 से 29 सीटें अगर मध्य प्रदेश में लेकर आए हैं तो वहां पे वो संगठन की एकजुटता ही रही। क्योंकि बीच में तो ये भी तस्वीरें आ रही थी कि शायद एंटी इनकम्बेंसी रहे, लेकिन वो तस्वीर जरूर है। नीति जी से इसी का ही रिएक्शन ले लेते हैं। नीति जी, जब एक किसी राज्य में लंबे वक्त तक अगर सत्ता रहे तो एंटी इनकम्बेंसी की तस्वीर ज्यादा नजर आती है, लेकिन वही सत्ता कंटिन्यूटी के बावजूद एक प्रचंड जीत के साथ में मध्य प्रदेश की तस्वीर नजर आई थी, और वही जेस्चर, वही एक अच्छा उत्साह जो है आज बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है, खासतौर से चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर शिवराज सिंह चौहान। देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता रहे हैं और बहुत ही अच्छा जनाधार है, जनादेश है उनके पास, और काम भी उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एमपी के अंदर मामा की संज्ञा दी गई है, लाडली बहन योजना के माध्यम से बहनों का और माताओं का बड़ा स्नेह उनको मिला है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे मध्य प्रदेश में तो चाहे लेजिस्लेशन के जो भी चुनाव हुए थे नवंबर में और आज 2024 का जो मैंडेट आया है वो बहुत स्पेक्टेकुलर आया है, और उसका श्रेय शिवराज जी के कंधों पे ज़रूर जाता है। और आज उनको, और सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहूँ, संघ की जो विचारधारा है, जो बीजेपी का मूल आधार वहीं से बनता है, और वहाँ का जो केडर है वो कभी भी पद की लालसा के साथ काम नहीं करता है। वो काम को कैसे कार्यान्वित करना है, कैसे राष्ट्रहित 5 की 5 उनको वापस जीत कर दी, उनके विश्वास को पूरा किया। अब ये एक नई जिम्मेदारी का विश्वास
पूरी मेहनत, पूरी क्षमता के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मंत्री बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? ये आने वाली उनकी मां है, बात करेंगे। आज कितना बड़ा दिन मैडम? बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत मैं खुश हूँ, मेरा बेटा आज मंत्री बनने जा रहा है। चलिए। तो चिराग पासवान और उनकी माताजी दोनों पहुंचे हैं। चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चिराग पासवान युवा नेता हैं और युवा जोश से लबरेज, एक्साइटेड हैं आज की तारीख को लेकर। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे थे। ऋषि मिश्रा जी आपकी बात, फिर नीति जी आपके पास आता हूं। ये विवेक जी प्रेम कुमार जी के बात से सहमत हैं। शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। संभवतः हो सकता है वो कृषि विभाग भी हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं मध्य प्रदेश से ही आते थे और उनके पास 2019 में कृषि विभाग की जिम्मेवारी थी। हो सकता है कि गृह विभाग की जिम्मेवारी मिल सकता है शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आज का जो गेस्चर था टी पार्टी का, उसमें आप अमित शाह के गेस्चर को देखें। हाव भाव से मुझे लग रहा है कि जो प्रेम कुमार जी ने कहा है, क्या वो रिफ्लेक्ट हो रही है कैबिनेट में, जो जगह दी जाएगी, जिम्मेवारी दी जाएगी। और अमित शाह का जो हाव भाव था, वो पहले वाला जो धमक और चमक जो उनके चेहरे पे दिखती थी, वो कम दिखाई पड़ी है। हालांकि ये कयासों का दौर है। हो सकता है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय की भी जिम्मेवारी मिल जाए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा यदि शिवराज सिंह चौहान देश के गृह मंत्री बनते हैं। जी नहीं, दो तीन चीजें हैं जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर चेंजेस की संभावनाएं बहुत कम है, जैसे रक्षा मंत्रालय, जैसे आपका वित्त मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय। जो आप लोगों के पास पता नहीं किस सोच से जानकारी, या फिर आप लोग अभी कयास लगा रहे हैं कि शायद इन मंत्रालयों में चेंज हो सकता है, जैसे गृह मंत्रालय की बात आप कर रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी ने खुद ही एक संबोधन में रक्षा मंत्री के तौर पर बुला लिया इनको, राजनाथ सिंह जी को। तो कयास को जन्म मिला कि रक्षा मंत्री शायद यही है क्या, जब एनडीए की बैठक हो रही थी तब। तो उसी तरीके से बातें निकलती हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में तो बातें बहुत छन करके ही बाहर आती हैं, बड़ी मुश्किल से आती हैं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा डेंट लगा और उसको देख रेख स्वयं अमित शाह कर रहे थे। तो इसलिए ये बात उठती है कि जब अमित शाह जी को पुरस्कृत किया गया था तो उत्तर प्रदेश की सफलता पीछे वजह थी। तो इस बार अगर उत्तर प्रदेश में डेंट लगा है तो शायद उनको उस पद पर न रखा जाए। इस कयास का मूल कारण ये है, और ऐसा नहीं कि बेवजह कयास लग रहे। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्होंने 8 लाख से ज़्यादा 8,20,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद डिमोरलाइज नहीं हुए, पार्टी में बने रहे, 29 में 29 सीटें उन्होंने दी। ये सारी चीज़ें उनको, उनका स्टेटस जो है राजनीति में मजबूत करती हैं। अगर पूरे देश में किसी एक प्रदेश में बीजेपी ने 100% और इतनी बड़ी सफलता 29 की संख्या में पाई है तो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश को भी तो रिवार्ड देना होगा। तो मध्य प्रदेश को रिवार्ड देना, शिवराज सिंह चौहान को रिवार्ड देना, तो इन सब को देखते हुए कंपैरेटिवली ये सोच बनती है कि शिवराज सिंह चौहान को अमित शाह जी की जगह पर लाया जा सकता है। और ये जो तस्वीरें हैं वो भी तस्वीरें भी दिखाते चले चर्चा के साथ साथ। वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने तस्वीरों में देखा, और इसके साथ ही जो तमाम खास मेहमान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। देखिए, अजीत पवार की तरफ से खासतौर से एनसीपी गुट में बीच में नाराजगी जैसी खबरें सामने आ रही थी, कई बैठकें भी हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि रूठों को मना लिया जाएगा, लेकिन वही तस्वीर जो है अब यहाँ पर नजर भी आ रही है। आज शायद रूठने मनाने की तस्वीर बहुत पीछे हो जाती है। विवेक, मुझे लगता है कि ये जो संभावित लिस्ट है उन पर तो बात करें, लेकिन प्रेम कुमार जी, जिन खास मेहमानों को आज बुलाया गया है, 2014 में हमने देखा था सार्क देशों को, 2019 के बिम्स्टेक के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उन्हें, और इस बार जिस तरह से पड़ोसी देशों को बुलाया गया, ये मैसेज क्या देता है? पड़ोसी पहले नीति के साथ में ये तस्वीर कहती है, वो क्या मैसेज देती है सर? देखिए, एक अच्छी कूटनीति होती है जब किसी न किसी एक पैकेजिंग के तहत, एक मकसद के तहत इस अवसर का इस्तेमाल होता है। इस बार हम अगर देख रहे हैं मालदीव के राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, तो जिनसे थोड़े बीच में संबंध खराब रहे, तो ये मौका है कि उनके साथ हम संबंध को मजबूत करें। श्रीलंका को बुला रहे हैं, और दूसरे तो ये हमें लगता है जैसे पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुलाया था उन्होंने। उस समय एक दूसरे किस्म का वातावरण उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के
राष्ट्रों को बुलाने का ये किया था, लेकिन इस बार ऐसी रणनीति बनाई कि इसमें मालदीव आ जाए। तो ये एक राष्ट्र की रणनीति भी होती है। मुझे लगता है कि कूटनीति है और कूटनीति को अपने तरीके से काम करते रहना चाहिए। सरकार तो बनती है, लेकिन कूटनीति और देश की नीति जो है लगभग एक समान रूप से चलती है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। नीति जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अंजनी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि अंजनी लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं और राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अक्षय कुमार पहुंचे हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। 8000 मेहमानों को न्योता दिया गया है, बॉलीवुड से, फिल्म सेलिब्रिटीज से। इसके अलावा जो खास इन्वाइटीज हैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को बुलाया गया है, जिन्होंने नई संसद का निर्माण किया। सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया, वंदे भारत ट्रेन के पायलट को बुलाया गया है, मेट्रो परियोजना से जुड़े रेल कर्मचारियों को बुलाया गया है। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा सरकारी योजना के लाभार्थियों को बुलाया गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को, इस तरह के लाभार्थियों को भी आज आमंत्रित किया गया। अंजनी के पास चलते हैं जल्दी से तस्वीर देखने के लिए। अंजनी, ओवर टू यू, दिखाइए क्या तस्वीर देख पा रहे हैं अभी आप। बिल्कुल, देखिए विवेक, एक एक करके तमाम जो मेहमान पहुंचना शुरू हो गए। एक विशेष बस है, उन बस के जरिए लोग अंदर पहुंचाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले नायब सिंह सैनी का काफिला इधर से गुजरा, वो आपको आप तस्वीर में फ्रेम में नजर आ रहे हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं। अजीत पवार भले नाराज है, देखिए मुस्कुराती हुई तस्वीरें आपको फ्रेम में नजर आएगी, वो अब थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे हैं। ये तमाम जो मेहमान है वो पहुंचना शुरू हो गया। जो लाभार्थी ग्रुप है, जो लोको पायलट बुलाया गया था, जो पहली जो लोको पायलट है वंदे भारत की, सुरेखा यादव जी, वो भी अंदर पहुंच चुकी हैं। तो ये तमाम जो हमारे खास 8000 मेहमान हैं वो एक एक करके धीरे धीरे अंदर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब सिर्फ 50 मिनट का वक्त बचा है विवेक, जब वो ऐतिहासिक क्षण आएगा जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके साक्षी ये तमाम जो मेहमान बनने वाले, जिसमें आम और खास दोनों हैं। बिल्कुल अंजनी, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में प्रोटोकॉल क्या आज के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी विवेक ये पूरी सर्किल के इर्द गिर्द जो है नो फ्लाइंग जोन है। इसके अलावा जिनके पास पास है वही लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं, उनके वही वाहन यहाँ पे आ पा रहे हैं। तो सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजाम हैं। चूंकि आज 8000 मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, तमाम जो हमारे साथ अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं, और तमाम आप लोग मेहमानों की बात कर रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को ठीक है अंजनी, आपका दोबारा रुख करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश दुबे और मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, सीधे राष्ट्रपति भवन से वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिहिर जी का ही रुख कर लेते हैं। मिहिर जी, जरा आप भी बता दीजिए कि आपकी नजरों से वहां पर क्या कुछ अलग तस्वीर नजर आ रही है? ब्रह्म प्रकाश जी और मिहिर जी इस समय वहां पर मौजूद है। जाहिर सी बात है वहां पर नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है ब्रह्म प्रकाश जी और मिहिर जी, तो जरा बताइए इस बार क्या अलग तस्वीर है। अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो जरा अनम्यूट कर लीजिए माइक, अपनी वहां की तस्वीरें भी दिखाते जाए। ठीक है, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उनका दोबारा रुख कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले जो अभी फिलहाल हमारे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपने देखा इसके पहले अक्षय कुमार यहां पर पहुंचे, इसके पहले आपने देखा खासतौर से कई जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। एक अलग मैसेज ज़रूर देखने की यहां पर देने की कोशिश की जाती रही है। नीति शर्मा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। नीति शर्मा जी, चाहे बात खेल के मैदान की हो या फिर फिल्मी पर्दे की हो, संतों की बात हो, सभी की मौजूदगी यहाँ पर एक अलग संदेश देती है। देखिए, भारत के हर वर्ग का, हर राज्य का और हर डोमेन का रिप्रेजेंटेशन इस मंच पे दिख रहा है शपथ ग्रहण समारोह में। और सबसे पहली बात, जिस प्रकार से पड़ोसी राज्यों को, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, मालदीव्स के साथ अभी लक्षद्वीप में एक विवाद हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत की जियोपॉलिटिकल लेवल पे फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हैं, जिसने आज भारत को एक अलग कद पे खड़ा किया है। 10 सालों के कार्यकाल में आप देखिए, चाहे G20 की अध्यक्षता हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर में म्यूचुअल टॉक्स को, डायलॉग्स को इनिशिएट करना हो, चाहे विपत्ति काल में पड़ोसी राज्यों को अपनी सुविधाएं देनी हो, अपना जन कल्याण की सेवाएं देनी हो, या कोविड के टाइम पे भी हमने देखा किस प्रकार से फ्री की वैक्सीन मुहैया करानी हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जहाँ पे डोमेस्टिक जो पैरामीटर्स हैं उनको साधने के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से अपने को डिप्लोमेटिक लेवल पे मजबूत करने का प्रयास किया है।
जिसका साक्षात्कार भारत ने अलग अलग मंचों पे देखा है। और आज अगर अक्षय कुमार आते हैं, बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं, खेलकूद के मैदान से आते हैं, वंदे भारत की ट्रेन का जो श्रेय जिन लोगों के कंधों पर है, उनको यहाँ पे आज उनका सहयोग और उनका प्रेजेंस देखी जा रही है। एमसीडी के कर्मचारी देखे जा रहे हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिन लोगों ने योगदान दिया है अलग अलग क्षेत्रों में और अध्यात्म के क्षेत्र में भी, क्योंकि देखिए राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, जो निर्माण हुआ है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट है। और जब संसद का भी निर्माण हुआ था तो किस प्रकार से सिंघोल की स्थापना, साउथ की बेल्ट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया गया और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मैंडेट के रूप में 2024 के चुनाव में एनडीए को मिला भी। तो ओवरऑल आप देखेंगे हर डोमेन में जिससे भारत की एक पहचान बनती है, चाहे कल्चरल लेवल हो, चाहे टेक्नोलॉजी का स्तर हो, चाहे खेल कूद हो, यहाँ पे उनको इनवाइट करके निधि आपके पास वापस लौटेंगे। भव्य तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से देख पा रहे हैं। खचाखच भरा हुआ है राष्ट्रपति भवन। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाई दर्शकों को किस तरह से राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें आ रही है। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख सकते हैं, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को आप देख सकते हैं, मनसुख मंडाविया और अमित शाह पहुंच गए हैं। इनकी तस्वीरें भी आप इसको हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके जितने भी मेहमान हैं, जितने भी आज मंत्री हैं, जो नेता हैं जो आज मंत्री बनेंगे मोदी 3.0 में, उनके जो नेता हैं वो पहुंचने लग गए हैं। तो ये तस्वीरें भव्य और शानदार तस्वीरें, भारतीय लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक दिन। ये देखिए क्या शानदार तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है विवेक की अलग उत्साह और एक जीत की तस्वीरें, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी की पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार व्यक्तिगत तौर पर सीटें जरूर कम हुई हैं पार्टी के तौर पर, लेकिन अल्टीमेटली एक बड़ी जीत और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और वो एक अलग मैसेज है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे और मेरी रंजन जी का, जो इस समय राष्ट्रपति भवन से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह आज है, वहां से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या देख पा रहे हैं और क्या खास नजर आ रहा है आज? तमाम के इंतजाम किए गए हो ताकि लोगों को किसी तरह के कार्यक्रम के बारे में जानकारी। बिल्कुल, और देखिए राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें देखी जा सकती है। किस तरह से जो मेहमान हैं वो आए हुए हैं, इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और तमाम लोग कह सकते हैं कि एम्बियंस वो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और देखिए इंडिया डेली लाइफ पर ये सीधी तस्वीरें हम राष्ट्रपति भवन से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का जो माहौल है वो है, इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी कैबिनेट के साथियों का जो नए चेहरे हैं इस बार शामिल हो रहे हैं, वो भी वो मिलेंगे। इस बार जो कैबिनेट का चेहरा होगा वो भी बदला हुआ आपको दिखेगा। बहुत सारे नए चेहरे भी आ रहे हैं इस बार, उसमें कई राज्यों की अलग अलग तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। बड़ी बात यह है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार गठबंधन सरकार है, लिहाजा गठबंधन के साथियों के जो फेस हैं, चेहरे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए महिलाओं का उत्साह जी ब्रह्म प्रकाश जी, आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। देखिए वहां पर अब हलचल शुरू हो चुकी है, किरेन रिजिजू जो हैं वो भी वहां पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, सौरभ मालवीय भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। सौरभ जी, एक बार आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर। अब योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि शायद इस बार मंत्रिमंडल में यूपी की वो भूमिका नजर नहीं आएगी, क्योंकि योगी मोदी वाली जो एक जोड़ी है उसकी एक अलग तस्वीर थी। आपको क्या लग रहा है आज जो एक मंत्रिमंडल में होगी वही एक जेस्चर क्या यहाँ पर नजर आएगा? देखिए निश्चित तौर पर योगी और मोदी की जोड़ी करिश्माई जोड़ी है। दोनों हिंदुत्व की धार देने वाले हैं। एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा है और काशी का मुद्दा रहा। तो तमाम चीजों को लेके यदि देखा जाए तो मोदी के कदम से कदम मिला के उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने काम किया, ऐसा सिद्ध किया है योगी ने। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो बात है इसमें यह है कि योगी मोदी के मापदंडों पर, अर्थात
अथक परिश्रम, मेहनती एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने को स्थापित करने में सफल हुए हैं। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम का तो अंत में स्वीकारा ही जाता है, लेकिन संगठन शास्त्र में जो कहते हैं बीजेपी के संगठन शास्त्र में कि परिणाम से ज्यादा प्रभावित नहीं होना, बल्कि काम करने की बात शैली को मान्यता देना होता है। तो जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक चमत्कारिक मुख्यमंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीजों को लेकर हिंदुत्व की धार को पैनी करके इस पूरे लोकसभा चुनाव में आप देखिए तो योगी को उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में सबसे ज्यादा डिमांड था, सबसे ज्यादा संख्या थी, सबसे ज्यादा रैली किए। तो कहीं ना कहीं योगी और मोदी की जुगलबंदी जोड़ी ये जो है कयास तो लगाना अलग बात है, परिणाम आना अलग बात है, लेकिन इसको स्वीकारना और माना जाना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे सौरभ जी। प्रेम कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए, तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं और एक एक करके जो डिग्निटरीज हैं, जो मेहमान हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे भी लगातार यहां पर आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आज तो सिर्फ शपथ होगा, कैबिनेट एलोकेशन यानी कि मंत्रालय एलोकेशन का क्या आज ही फैसला हो जाएगा? ये मोटे तौर पर शपथ ग्रहण के बाद कभी भी हो जाता है और सेम डे ही हो जाता है। आमतौर पर देरी नहीं की जाती है और मोदी सरकार में तो देखा गया है कि शपथ ग्रहण होता है और रात तक आपको नाम मिल जाते हैं। तो हमें लगता है सब कुछ तय है, तो ये नामों की भी घोषणा हो जाएगी। और इस बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जैसे केरल में एक सांसद बीजेपी के जीते, उस एक को भी जो फिल्म अभिनेता हैं उनको भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा रहा है, यानी केरल का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया जी। तो उसका भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे यूपी में 8 मंत्री लगभग दिख रहे हैं, तो इसमें संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में 5 दिख रहे हैं, तो लेकिन यूपी में गठबंधन में घटक दल ज़्यादा हैं, तो उनको एक एक भी देते हैं तो आपकी संख्या फिर बढ़ जाती है। तो अकोमोडेशन जो है वो आपको घटक दल में भी करना है, स्टेट्स में भी करना है, जहाँ ज़्यादा सफलता मिली है उसका भी ख्याल करना है। तो इसको देख करके एक बड़ा चैलेंज तो होता ही है। और मुझे लगता है प्रेम कुमार जी, खासतौर से अभी जब टिकट बंटवारों को लेकर भी यही एक नाराजगी नजर आ रही थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कई जब दूसरे दलों को आपने शामिल किया तो वो अपनी पार्टी के ही जो कार्यकर्ता नेता हों उन्हें कैसे बैलेंस करना है। अकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अकुश श्रीवास्तव जी, आज का दिन अपने आप में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या कहेंगे आप? इतिहास तो है ही, और इस इतिहास के हम सब गवाह हो रहे हैं। जो लोग आज से 70-75 साल पहले पैदा नहीं हो पाए थे, नेहरू को देखा था, जिन्होंने नहीं देखा था देख सके थे, तो आज मोदी को देख रहे हैं और अपने आप में सोच रहे होंगे कितनी बड़ी बात हो रही है। तो इसलिए इसको आप सिर्फ इतिहास का ही नहीं है। अकुश जी, आपके पास वापस लौटेंगे आपके पक्ष को जानने के लिए, लेकिन हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे राष्ट्रपति भवन से, उनके पास चलते हैं। मिहिर जी, तस्वीरें दिखाइए, आप क्या देख पा रहे हो वहां पर और क्या नजारा है वहां का इस वक्त? The Prime Minister will take his position on the dais. President will read oath of office and secrecy. ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है तो राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें दिखाइएगा। Council ministers shall be called one by one to subscribe to the oath of office and secrecy and then sign the. तो देखिए, राष्ट्रपति भवन तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम जो मेहमान हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देखे जा सकते हैं। तस्वीर में कि जो मेहमान हैं जो हैं सांसद हैं, नेता हैं अलग अलग राज्यों के, वो भी पहुंचे हैं और इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। अब मुझे बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं और क्या फील कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री तीसरी बार देश की बात से हाथ में जा रही है, बहुत मन प्रसन्न है और हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल, और देखिए लोगों की फीलिंग को देखा भी जा सकता है। जी नमस्कार, हम जम्मू कश्मीर से हैं, कटरा माता वैष्णो देवी के भवन से हैं। जी, मोदी जी को हम पर वोट दिए हैं, हम पर तीसरी बार नहीं और 2000 अगली बार भी मोदी। ठीक है ब्रह्म प्रकाश, चूंकि कम्युनिकेशन में बहुत इशू है, तस्वीरें और आवाज साफ नहीं आ पा रही है आपकी, मुझे लगता है
एक साथ कई लोग हैं वहां पर, और जब इतने लोग एक जगह पर होते हैं तो नेटवर्क बैंडविड्थ पर बहुत शाहरुख असर खान पड़ता भी है। पहुंच चुके हैं विवेक, शाहरुख खान भी पहुंचे, कुछ देर पहले अक्षय कुमार पहुंचे थे, अब शाहरुख खान भी पहुंचे हैं। और देखिए मुकेश अंबानी भी यहां पर पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, जो विशेष अतिथि हैं, विशेष मेहमान हैं। और फिल्म जगत से जुड़े अनंत अंबानी भी इस बीच यहां पर पहुंचे हैं। शाहरुख खान को भी आप देख रहे हैं। और वही हम बात कर रहे थे, आप देखिए कि एक श्रमिक से लेकर एक सुपरस्टार तक कितना खास, एक अलग ये पूरा मौका है। 8000 से ज्यादा मेहमानों की यहाँ पर मौजूदगी है और उसमें हर आम और खास को शामिल किया गया। इसीलिए इसी पर अकुश श्रीवास्तव जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अकुश जी, आपका रिएक्शन। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा होने जा रहे हैं और पहले भी होते रहे, इसमें कोई बहुत नया नहीं है। लेकिन उत्साह देखिए, तमाम आलोचनाएं शाहरुख खान को लेके की जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेके की जाती है, लेकिन हैं वो वहां पर। मुकेश अंबानी के ऊपर कितने लांछन लगाए गए विपक्ष के द्वारा, और फिर मोदी सरकार जब आई तो वो हैं यहाँ पर। और इस गर्मी में भी जितनी भीड़ है, 9000 लोग लगभग हैं, कैसे एडजस्ट किए गए ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी भी। अभी दोपहर के आसपास मैं गया था वहां, तो देख करके ही मैं तो वापस आ गया इस चक्कर में कि इतनी भीड़ में कौन देखेगा, कौन सुनेगा और कौन क्या कहेगा। लेकिन ये सब लोग अपने आप को उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनाने जा रहे हैं, जो ये बताएंगे कभी आने वाली पीढ़ियों को या आने वाले दिनों में कि मैं भी इस पल का साक्षी हुआ। बाकी ये जरूर है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मंत्री बनाया जा रहा है वो नए रणनीति के तहत बनाया जा रहा है। पंजाब में जैसे रवनीत सिंह बिट्टू को था, 3 बार सांसद आप बता रहे उनको बनाया गया है, बीजेपी में आए थे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग हटाए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में असली परिवर्तन जो है इस राष्ट्रपति भवन की फोटो के बाद अगले कुछ दिनों में होना है, जहां बहुत सारी चीजें काट छांट की जाने वाली हैं। वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त मैं ये देख रहा हूं कि अब संगठन के तौर पर एक बड़ा काम होना है। आज के बाद एक संगठन के तौर पर बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी में बदलाव दिखेगा, गतिविधियां दिखेंगी, जिससे हम सब साक्षी होंगे। अब इस समय सिर्फ यही है कि मोदी सरकार का गठन हो रहा है। ये एनडीए 3 की सरकार कही जाए या मोदी 3 कही जाए, ये आप विवाद का विषय बना सकते हैं, लेकिन उस सरकार का गठन हो रहा है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। और वो सरकार जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बराबरी करने जा रही है, इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अकुश जी, एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, लेकिन इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत वहां पर पहुंची हैं मेहमान बनकर, और चूंकि वो अब बीजेपी की सांसद भी हैं तो वो जाहिर सी बात है कि इस समारोह में वो पहुंची हैं। अकुश जी, मेरा सवाल ये कि कौन कौन से मंत्रालय आप नहीं बदलते देख रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान की भूमिका और 1-2 बड़े नेताओं की क्या भूमिका देख रहे हैं आप? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को निश्चित रूप से बड़ा मंत्रालय मिलेगा। बड़ा मंत्रालय का मतलब 4 मंत्रालय के बाद भी जो आते हैं, कृषि है, ग्रामीण विकास है, ये 2 विभाग ऐसे हैं जिसमें शिवराज जी का काम काफी अच्छा रहा है अपने प्रदेश में। और अब जब मंत्रालय में आएंगे तो निश्चित रूप से बड़ी भूमिका होगी और शिवराज पर निगाहें भी होंगी, शिवराज पर की गतिविधियों को लेकर के चर्चाएं भी होंगी, और शिवराज की तुलना हमेशा उस ऐसे नेतृत्व से की जाएगी जो आड़े वक्त में काम आता है। इस लिहाज से इनका बहुत महत्व होगा और मुझे लगता है इनकी तारीफें अब जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों की थी चुनाव के मीटिंग के सभाओं में, अब वो आने वाले दिनों में कई बार इनको तुलनात्मक दिखेगा। नीतीश कुमार की भूमिका पे लेकर के हम लोग बहुत आगे पीछे होते रहेंगे और उनकी गतिविधियों को लेकर के बहुत ध्यान से देखा जाएगा, उनके प्रवक्ताओं की गतिविधियों को लेकर बहुत ध्यान से देखा जाएगा। चंद्रबाबू, ये मेरा कर्तव्य है और दायित्व है कि स्टैट्यूटरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसके तहत हम उसको रेस्पेक्ट देके जाना है। इस हिसाब से मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ। सर, कई पार्टियां नहीं जा रही हैं, उनका कहना है कि उनको इनवाइट नहीं किया गया है, उसमें क्या कहेंगे? देखो इस सरकार का बिहेवियर क्या है सबको मालूम है। पहले से ही वो अपोजिशन को ह्यूमिलेट करते आए हैं, लेकिन मैं राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहने के नाते
मुझे ये ड्यूटी करना पड़ता है, इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं सर, निभा मोदी रहा जी को शुभकामनाएं देंगे, आज शपथ ले रहे हैं, हाँ। तीसरी बार शुभकामना देंगे, मिले तो देखेंगे। ठीक, थैंक यू सर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे निकल रहे हैं थे और वो एकमात्र ये कहा जाए कि ऑपोजिशन के जो सीनियर लीडर हैं वो जा रहे हैं इस दौरान इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार का आने वाले वक्त में क्या रवैया रहता है उस पर सभी की निगाहें होंगी। बहरहाल सभी की निगाहें, जिस तरह से अकुश श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे, खासतौर से अगर जेडीयू की बात करें नीतीश कुमार की, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वो भी यहाँ पर अब पहुंचे हैं। इसके अलावा हमने देखा एक एक करके जो तमाम खास मेहमान है वो जरूर पहुंचे। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जाना, ये क्या कहते हैं? अभी आपने उनका वर्जन भी कॉन्स्टिट्यूशनल जेस्चर बता रहे थे, संवैधानिक जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी भी है, जिम्मेदारी भी है, निमंत्रण है, जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा उस प्रश्न में कि कई घटक दल नहीं जा रहे हैं चूंकि उनको न्योता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल का नेचर जो है वो स्पष्ट है, बीजेपी का, वो विपक्ष को बहुत अपमानित कर देती है। वो ये टिप्पणी भी गंभीर है, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में शिरकत करके एक अच्छा नोशन दिया है, नहीं तो पूरा इल्ज़ाम जो है कांग्रेस पर आता कि वो नहीं गए। तो हमें लगता है कि पॉलिटिकली एक अच्छा मूव है। जी देखिए, पॉलिटिकली एक अच्छा मूवमेंट, जाहिर सी बात है, इसी को कहा जाता है एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो एक परंपरा है वो नजर आती है। और रजनीकांत भी पहुंच चुके हैं और ये अपने आप में एक अलग तस्वीर है। रजनीकांत यहाँ पर पहुंचे हैं, राजनीति से लेकर अभिनेता तक की जो भूमिका उनकी नजर आती है और सुपरस्टार हम हर पहलू पर वो जरूर देखे जा रहे हैं। लेकिन जल्दी से सौरभ जी, एक क्वेश्चन जो बार बार सभी के जहन में भी है, क्योंकि कहा जा रहा था आने वाले वक्त में अब क्योंकि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी भूमिका में आपको लग रहा है कि नेपाल के पीएम भी आ गए। हाँ, जो खास मेहमान है वो पहुंच चुके हैं। जी नैना जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब कैबिनेट के हिस्सा हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करना और वो भी चुनाव के परिणाम अनुकूल नहीं होने के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है। जहां 400 पार का नारा देना था, इसका मतलब कहीं न कहीं संगठन कमजोर हो गया। सरकार तो सफल हो गई सरकार बनाने में, लेकिन 400 संगठन कहीं न कहीं पीछे रह गया। ऐसे में मुझे लगता है, बड़ा उम्दा प्रश्न है आपका, वाजिब प्रश्न है आपका, क्योंकि सभी लगभग नेता दल तो इधर आ गए, यानी संगठन का ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी भविष्य में दी जा सकती है। इस बारे में चर्चा काफी थी। इस डिबेट को जारी रखेंगे, कवरेज भी लगातार जारी है, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण, मोदी 3.0 पर विस्तार से चर्चा। फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल।